नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। आज हमारे साथ एक बार फिर से डॉक्टर मनोज कुमार मैक्स हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डायरेक्टर जुड़ चुके हैं, क्योंकि एक बड़ी खबर आ गई है कि रोज़मर्रा की जो मेडिसिन जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, चाहे पैरासीटामोल हो गई, पैंडी हो गई, एंटी एलर्जिक एंटीबायोटिक्स हो गई, अब उनको फेल कर दिया है ड्रग टेस्ट में। कितनी बड़ी खबर है। मनोज कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, अब आप ये बताइए कि कितना बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, और जो हम ये सारी दवाइयाँ खा के बैठे हुए हैं तो कितनी ज़्यादा डरने की बात है। देखिए, रियली ये बहुत ही मतलब कि एक बड़ा न्यूज है। सीडीएस को जो है एक विश्वसनीय संस्थान है और ये हमेशा एक पूरे देश की समझिए कि हेल्थ केयर को एक सेफ गार्ड करने के लिए, चाहे ड्रग की यूज हो चाहे डिवाइस की यूज है, इसके लिए ये एक संस्था है और हमें इसके रिपोर्ट पे बहुत ज्यादा विश्वास है। और जिस तरीके से इन्होंने 53 ड्रग्स के लिए, और बड़ा आपको आश्चर्य होगा, इसमें ऐसे ड्रग हैं जो ओवर द काउंटर सेल होने वाले ड्रग हैं, जिसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं होती है, जैसे पैरासीटामोल है, पेंटोप्राजोल या जो एसिडिटी की दवा है, कैल्शियम की दवा है, साथ में कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो बहुत कॉमनली एंटीबायोटिक्स है, जैसे एमोक्सिसिलिन और क्लोवेनिक एसिड्स का जो कॉम्बिनेशन है। मैं जानबूझ के प्रोडक्ट का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट में प्रोडक्ट का नाम भी, ब्रांड नेम भी जिक्र किया है कि इन दवाइयों को NSQ, नॉट फाउंड टू बी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी जो कहते हैं, मतलब उसमें जो गुणवत्ता है वो नहीं पाई गई है। ये बिल्कुल ही एक कहिए कि बहुत बड़ा कंसर्न है। और खास करके चूंकि इन दवाओं का उपयोग हर डिपार्टमेंट में हो रहा है, चाहे जनरल मेडिसिन हो, कार्डियोलॉजी हो, न्यूरोलॉजी हो, ये ओवर द मतलब डिपार्टमेंट, कोई इंटर डिपार्टमेंटल यूज है इन ड्रग्स का, तो ये एक चिंता का विषय है। और मुझे लगता है जिस तरीके से कंपनी ने इसको डिस्प्यूट किया, उन्होंने कहा कि खास करके एक बैच के साथ ऐसी देखी गई है, बट मुझे नहीं लगता है कि इसको यहाँ पे छोड़ देना चाहिए, फर्दर इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और अगर इस तरह की कम गुणवत्ता वाली दवाइयां बाजार में उपलब्ध है तो ये फिक्स करना होगा कि किस लेवल पे हुई है, जिसने मैन्युफैक्चर किया है, डिस्ट्रीब्यूशन में है, या फिर कोई नकली दवाओं का एक रैकेट चल रहा है। आम जन के मन में ये सवाल आता है कि अगर हमने ये सारी दवाइयां ले ली हैं तो क्या अब वो हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है? क्या हमारी तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मैं खुद बीमार थी और मैंने पैरासीटामोल से लेकर ये जितनी भी एंटीबायोटिक्स इसमें मेंशन है, या कभी मेरे दर्द होता है मैं भी ले लेती हूँ, हर कोई ले लेता है, लेकिन अब क्योंकि हमने ये ले ली है तो क्या हमारा स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है और क्या ये जानलेवा बन सकती है हमारे लिए? देखिए, ये एक मंथली रिपोर्ट होता है और बेस्ड होता है रैंडमाइज सैंपल पे। कुछ सैंपल कलेक्ट करते हैं स्टेट ऑफिसर और उसके आधार पे ये लिस्ट बनती है कि रेड फ्लैग होता है कि ये दवाइयां जो हैं इसको क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं पाया गया है, चाहे वो क्वांटिटी में कम हो, चाहे उसकी एफिकेसी में कम हो। देखिए, इधर मेरा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, मैं पिछले कुछ वर्षों से, कई 1-2 साल से ये बात सुन रहा हूँ कि मरीज आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें फीवर आया था, हमने क्रोसिन खाई या हमने पैरासीटामोल खाया, लेकिन हमारा फीवर उतरा नहीं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि 2 गोलियां 3 गोलियों के बाद तो कहीं ना कहीं वो लोग जो हैं ऐसे पैरासीटामोल को ले रहे हैं जहां पे की क्वालिटी नहीं है पैरासीटामोल की, या ग्राम पर ग्राम जितना हम बता रहे हैं कि 500 मिलीग्राम का हम आपको पैरासीटामोल दे रहे हैं, उसमें क्वांटिटी का फर्क है और क्वालिटी का भी फर्क है। तो देखिए, लॉन्ग टर्म जानलेवा होगा ये कहना तो मुश्किल है, बट ये सब ऑप्टिमल ट्रीटमेंट है। आप जैसे एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जो उन्होंने एक एंटीबायोटिक्स का नाम, अच्छी कंपनी की एंटीबायोटिक है उसका मेंशन किया, बहुत कॉमनली प्रेस्क्राइब ड्रग है। अगर आप कम डोज में लेते हैं तो हो सकता है कि आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो, आपको जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल ना हो और इन्फेक्शन जो है बढ़ के सेप्सिस में कन्वर्ट हो जाए। तो ये चीजें तो काफी चिंताजनक है। और जिस तरीके से पिछले महीने भी 156 कॉम्बिनेशन ड्रग को सीडीएस को ने मार्क किया था, तो मुझे लगता है कि ये सिलसिला कहीं ना कहीं रुकना चाहिए और इस चीज का ठोस जवाब देना होगा कि जिन कंपनियों की दवाइयां हैं वो किस आधार पे वो कह रहे हैं, डिस्प्यूट कर रहे हैं। अगर उसमें नॉट फाउंड टू बी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी की बात हो रही है, NSQ की बात हो रही है, तो हमें उस चीज पे ध्यान देना होगा। पर डॉक्टर साहब, अब एक भी चीज, चलिए ठीक है, जितने भी ब्रांड्स हैं, चाहे क्रोसिन हो गई, डोलो, हम कोई भी ऐसी दवाई है वो ले लेते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसके बाद भी अगर इन दवाइयों में खोट है, यानी कहते हैं ना कि देखिए डॉक्टर से बिना पूछे आप कोई दवाई नहीं लिए, चलिए मान लिया, लेकिन डॉक्टर के पूछने के बाद भी जो दवाइयां ले रही है उसमें भी ऐसे खोट निकल जाए, तो ये आम जनता के लिए मतलब या तो हम दवाइयां लेना बंद कर दे, या तो अगर हम बीमार पड़ते हैं तो वो जो नुस्खे होते हैं घर वाले उसी से काम चलाएं और दवाई ना ले। नहीं, देखिए, दवाइयां, मुझे नहीं लगता कि सारी दवाइयां ऐसी होगी कि उसकी एफिकेसी कॉम्प्रोमाइज्ड होगी, लेकिन
ठीक है, रैंडम सैंपल में कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए गए, उसमें कॉम्प्रोमाइज्ड उनकी एफिकेसी निकली है, तो चिंता का विषय तो है, लेकिन इसका ये विकल्प नहीं होगा कि हम दवाई ही न लें। फिर मुझे कुछ चीजें ऐसी लगती है कि जैसे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है, देखिए हम लोग भी ध्यान रखते हैं कि अच्छी कंपनियों की दवाई दें, या हम लोग प्रधानमंत्री योजना की दवाइयां लिखते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि देखिए गड़बड़ी किसी लेवल पे हो सकती है, या तो जहां मैन्युफैक्चर हुई, किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी के लिए जॉब वर्क किया, उसने प्रोडक्ट बनाया, या फिर बाजार में उस नाम से नकली दवाएं आ रही हैं। तो एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी पेशेंट्स दवा खरीदें वो एक ऐसे आउटलेट से खरीदें जिसकी कुछ विश्वसनीयता हो। ऐसे नहीं छोटे छोटे जो फार्मेसी खुले हुए हैं वहां से ना खरीदें, और खरीदें तो साथ में वो बिल जरूर लें। और ऐसा कोई भी क्राइटेरिया है जो हम खुद, अगर सपोज अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने कोई दवाई ली, तो ऐसी कोई चीज़ है जो मैं उस दवाई के पत्ते पर देखूँ या उसको देखूँ कि जिससे मुझे भरोसा हो जाए कि ये ठीक होगी या फिर ये ठीक नहीं होगी? क्या ये सैंपल जो जिस तरीके से पाए गए हैं, तो क्या मैं इसके लिए कुछ एज अ पर्सन कुछ कर सकती हूँ, देख सकती हूँ कि कैसे पता चले ये ठीक दवा है कि नहीं है? देखिए, कोई भी दवा जब मार्केट में आती है तो वो पहले इंस्पेक्ट होके आती है, उस पर एक बैच नंबर होता है, तो उस बैच नंबर से आप समझ सकते हैं कि ये एक कंट्रोलर के माध्यम से आई है। देखिए, एपेक्स बॉडी जो ड्रग कंट्रोल की है वो तो सीडीएस को है, उसमें कोई शक नहीं, बट एक पूरा सिस्टम बना हुआ है जहां भी दवाई जब मार्केट में आती है तो उसके बैच टेस्टेड होते हैं। तो एक तो ये है कि आप बैच नंबर देख सकते हैं, पीछे उस पर लिखा होता है, ब्लैक से वो प्रिंटेड रहता है, बट वो कोई आम जनता को हो सकता है वो चीजें समझ भी नहीं है, और अगर पार्टिकुलर कोई अलर्ट जारी होता है तो फिर उस बैच नंबर की दवाइयों को हम लोग हटा देते हैं अपने फार्मेसी से, या हमें ऐसा लगता है कि अनयूजुअल सा रिएक्शन हो रहा है तो हम लोग भी अंदर जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें हम अपने फार्मेसी को बोलते हैं कि इस बैच नंबर की दवाइयों से हमें कुछ डॉक्टर साहब, इसमें एक और सवाल आता है कि आखिरकार ये पास फिर कैसे हो जाती है? मतलब इस पे अभी विपक्ष भी पूरा माहौल बना दिया और सरकार पर कहीं ना कहीं सवाल उठाया है कि आपने बंद कर दिया, वो अलग बात है, पर उससे पहले तो मार्केट में आई क्यों? अगर पेशेंट ने ली तो उसको रिएक्शन हुआ, उसके बाद आप एक्शन ले रहे हो, लेकिन आखिरकार इनको जब अप्रूव किया होगा, मार्केट में दिया होगा, तो आखिरकार ये चूक किस लेवल पर होती है? मैंने बताया ना कि वेरियस लेवल्स हैं। जैसे एक तो आप देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने ब्रांड को मार्केट करती है, बट वो प्रोडक्ट्स जो है किसी और फैक्ट्री में बनते हैं, बट इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी तो उनको लेनी होगी जो मार्केट करते हैं, जो अपनी ब्रांडिंग करते हैं। तो एक तो हुआ कि जो आदमी ब्रांड दे रहा है, दूसरा जो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तीसरी चीज ये फार्मेसी लेवल पे भी हो सकती है कि आप कुछ दवाइयां ऐसी रख रहे हैं जो वास्तव में उस कंपनी की ना हो। ये सारी संभावनाएं हैं। मुझे तो लगता है कि इस चीज को देखना होगा, क्योंकि एक जो चेन है, ड्रग का जो सप्लाई है, वो डिस्ट्रीब्यूटर से सीएनएफ आता है, फिर आपके फार्मेसी में आता है, फिर आपके घर में आता है। तो इन सब चीजों पे निगरानी रखने की जरूरत है, और सिस्टम बना हुआ है। ये पूरा ड्रग इंस्पेक्टर्स की पूरी एक होती है, लिस्ट होती है जो आप सारी फार्मेसियों पे ध्यान रखते हैं, बट चूक हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मतलब इसमें सरकारी सिस्टम के लिहाज से भी देखा जाए तो बड़ी चूक है कि उनको अप्रूव किया गया जब एक सिस्टम बना हुआ है, और 2 बार ऐसे केसेस हो चुके हैं, एक ये और इससे पहले जो हम बात कर रहे हैं 150 कुछ ड्रग्स थे, और जिसमें बहुत कॉमन दवाइयां थी। और इसमें एक और चीज पाई गई है, ये जो हेयर ट्रीटमेंट के लिए लोग दवाइयां लेते हैं, जो स्किन केयर के लिए लेते हैं, जो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, वो भी इसमें फेल पाई गई है। तो अब जो लोग, क्योंकि वो तो आम है नहीं, जो किसी आपको प्राइवेट डॉक्टर ने, चाहे सरकारी या किसी ने भी आपको दवाइयां दे दी और आपने ले ली, तो उसका आप पे क्या असर पड़ेगा? नहीं, देखिए हमारे यहाँ उस चीजों पे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के नाम पे जो चीजें बाजार में आते हैं उस पर कोई हमारा बहुत ज्यादा कंट्रोल होता भी नहीं है। आपको सच बताऊं मैं तो, वो आयुर्वेदिक के नाम पे भी बहुत सारे क्रीम और लोशंस बिकते रहते हैं। मुझे लगता है उसको भी उस दायरे में लाना होगा। और साथ में मुझे आज जो बात, जो ये रिपोर्ट पढ़ के लगी कि इसमें जो उन्होंने कहा है, देखिए सीडीएस को हम लाइटली नहीं ले सकते हैं, ये एक विश्वसनीय संस्थान है, और ये एपेक्स बॉडी है जो कि पूरी पब्लिक 140 करोड़ पॉपुलेशन के हेल्थ और सेफ्टी के लिए काम कर रही है। क्वालिटी और उसकी जो क्वालिटी दोनों चीजों की, ड्रग की और इवन डिवाइसेस की, जो स्टैंड्स लगते हैं, पेसमेकर्स लगते हैं, सारी चीजों पे उनका कंट्रोल है, और वो अप्रूवल एजेंसी है, साथ में इवन क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। तो जो बात उन्होंने कही है उसको तो मानना पड़ेगा। देखिए, कोई भी कंपनी रिफ्यूट कर रही है, डिस्प्यूट में डाल रही है, बट मुझे लगता है कि उसको मानना पड़ेगा, और अभी तत्काल प्रैक्टिस में हमें उनके इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखना होगा। तो इसमें एक मुझे बात बताइए, इसी सवाल को मैं, दरअसल मेरा सवाल ये था कि जब हम ये सारी दवाइयाँ ले लेते हैं, चाहे वो स्किन केयर की हो, हेयर ट्रीटमेंट की हो, तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? कि जिस चीज़ के लिए अगर मैं अपने बालों के लिए दवाई ले रही हूँ, लेकिन इससे क्या मुझे और कोई बड़ी बीमारी हो सकती है?
देखिए, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, आपने बाल की बात करी, एक मिनॉक्सिडिल स्प्रे आता है, बहुत लोग यूज करते हैं। ओटीसी टाइप की इसकी बिक्री हो जाती है, लोग जाते हैं और बोलते हैं कि दे दो स्प्रे दे दो। ये एंटी हाइपरटेंसिव क्लास में ड्रग में आता है। इसका ब्लड प्रेशर से आपको संबंध है, हो सकता है कि ये आपके ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करे। दूसरी चीज हिर्सुटिज्म, कहीं कहीं बाल और उग जाएं, उस पर भी इसका एक असर होता है। तो हर दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, जो कि उनके प्रोडक्ट डिस्क्लेमर पे लिखा रहता है कि ये चीजें हो सकती हैं। नौजिया, वॉमिटिंग से लेके 50 साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसमें नहीं जाना। यहाँ पे हम लोगों ने जो बात की है कि ये दवाइयां, जो ब्रांडेड दवाइयां, जो बहुत कॉमनली यूज होने वाली दवा है, उसमें अगर पाया गया है कि उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो इसको कहीं ना कहीं आपको फिक्स करना होगा। इसमें जिम्मेदारी भी आपको फिक्स करनी होगी और इसको कैसे सुधारा जाए ये भी आपको सोचना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा जो चर्चित इसमें नाम है वो है पैरासिटामोल 500 mg। शरीर में दर्द हो, बुखार हो, जुकाम हो, हर कोई बस तुरंत पैरासिटामोल, अभी भी मेरे बैग में पड़ी हुई है और मैं उसको तुरंत ले लेती हूँ। हर कोई जिससे आज मैंने बात की वो तुरंत ले लेता है। तो जब ऐसी कोई स्थिति होती है, जब आपको अचानक बुखार आ गया है या ऐसी कोई, तो क्या हम दवाई लेने से, आपका अभी एक सोशल मीडिया पर एक क्लिप भी वायरल हुई थी एक डॉक्टर साहब की, वो कह रहे थे मेडिसिन शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या हम बचें? क्या अगर बुखार आ रहा है तो दवाई लेने से हम बच जाए, अगर पेन हो रहा है तो दवाई ना ले और अपनी ही बॉडी को पूरा अलाउ करे कि उसको ठीक करे वो? देखिए, फीवर का रेंज होता है। अगर आप 100 डिग्री से नीचे है, तो अगर बहुत ज्यादा बॉडी एक नहीं है, आपको शरीर में दर्द नहीं है और फीवर 100 से नीचे है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं। आप कूल प्लेस पे बैठे हैं, एक्सर्शन कम करें, तो फीवर हो सकता है सेल्फ लिमिटिंग हो। बट अगर आप हाई ग्रेड फीवर में हैं, 102 103 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका फीवर है, तो आपको कोई ना कोई एंटीपायरेटिक या दवा लेनी होगी। निश्चित तौर पे मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि फर्स्ट लाइन जो होता है वो पैरासीटामोल होता है। तो पैरासीटामोल, और इसका पैरासीटामोल का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, क्योंकि इसका अगर आप टॉक्सिक डोज देखें तो 11 ग्राम है। तो मतलब आप 2-4 टैबलेट लेते हैं 500 मिलीग्राम का, तो आप मैक्सिमम 2 ग्राम तक लेते हैं। तो और इसका थोड़ा सा लीवर पे ही इफेक्ट है, तो ये सेफ ड्रग है। बट क्वेश्चन ये उठता है कि पैरासीटामोल एक बुखार की दवा है जो कॉमनली यूज होती है, तो अच्छी क्वालिटी की पैरासीटामोल बाजार में अवेलेबल होनी चाहिए और वो मिलनी चाहिए। दवा को बिल्कुल ना कह देने से, देखिए सिचुएशन मेडिकल डिजीजेस की एक समझिए कि एक स्पेक्ट्रम होती है। फीवर का भी उसी तरह से स्पेक्ट्रम होता है। अगर आपको किसी को 105 डिग्री फीवर है, अभी डेंगू का सीजन चल रहा है, चिकनगुनिया का, तो हम लोग तो इंजेक्टेबल पैरासीटामोल यूज करते हैं, उसको आईवी से देते हैं, इंट्रावेनस देते हैं। तो दवाई को ना कहने से नहीं, देखिए जो क्वालिटी हमें मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, और ये काम करना गवर्नमेंट एजेंसी का काम है कि इसको आप रेगुलेट कीजिए, इसको कंट्रोल कीजिए और अच्छी क्वालिटी की पैरासीटामोल। अच्छा, इसमें ये जो विटामिन और ये बी कॉम्प्लेक्स जैसी दवाइयाँ भी सामने आई है, और नॉर्मली ये किसी चीज़ को अगर कोई डिफिशियंसी होती है तब हम ये दवाई लेती है, तो क्या इससे आप सजेस्ट करेंगे कि बचे और जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है ये सारे विटामिन के, हम उसी पर रहें, और अगर हम चाहे वो विटामिन डी हो गया, विटामिन सी हो गया, इन सब की, बी कॉम्प्लेक्स हो गया, इन सब से हम बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस लिस्ट में इनके भी नाम हैं? जी, मैं देख रहा हूँ कि इस बार जो अभी कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि सप्लीमेंट्स का एरा चला हुआ है, प्रोटीन सप्लीमेंट, विटामिन सप्लीमेंट्स। तो मुझे लगता है कि आप अगर नेचुरली अच्छा पौष्टिक भोजन ले रहे हैं, संतुलित आहार ले रहे हैं, तो आपको इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली विटामिन डी का चर्चा करूंगा, क्योंकि विटामिन डी में क्या है कि अब लोग डेस्क पे काम कर रहे हैं, इन ऑफिस वर्कर हैं, तो सन एक्सपोजर कम हो रहा है। तो जब भी आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो अधिकांश रिपोर्ट में आप देखिएगा कि विटामिन डी3 का लेवल जो होता है 20-25 के आसपास होता है। तो उसको कोशिश करें कि पहले थोड़ा सा सन एक्सपोजर बढ़ाएं। और विटामिन डी की जो गोली है, देखिए विटामिन डी में हाइपर विटामिनोसिस होने का या डी का हाई लेवल होने का भी काफी चांस रहता है, तो आप सप्लीमेंट्स में ले सकते हैं। बट आपने बिल्कुल सही कहा कि फर्स्ट थिंग है कि प्रिवेंट करना है इन डेफिशिएंसी को, और इसके लिए आपको एक बैलेंस्ड डाइट लेनी है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है और सन एक्सपोजर लेना है। इस चीज में मैं सहमत हूं कि जहां तक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की बात है वो नेचुरल सोर्स से आए तो बेहतर है। हाँ, डिफिशियंसी अगर होती है, जैसे वेजिटेरियंस हैं वो बिल्कुल मीट प्रोडक्ट वगैरह नहीं लेते, उनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर प्रूवन है लैब में विटामिन B12 लेवल कम आया है, आपको एनीमिया हो रहा है, तब आप लें। उसी तरह से आयरन का भी सप्लीमेंट, इवन आयरन, अगर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, आयरन सीरम आयरन लेवल कम है और आपको एनीमिया है,
तभी आप लें। ये रूटीन में कि एक बी कॉम्प्लेक्स खाना है, एक डी खाना है, कैल्शियम खाना, ये कोई अच्छा मुझे और लगता एक है कि लास्ट तरीका नहीं। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि जैसे ही हमारी तबीयत बिगड़ती है, ये बहुत ही कॉमन और आई एम श्योर जनता के मन में ये सवाल है, तो कब डॉक्टर के पास जाया जाए, कब नहीं जाया जाए, और कौन से मोड़ पर, मतलब आपकी ऐसी, और अभी आपको पता है ये जो वेदर चेंज की वजह से बीमारी हो जाती है आपकी, अक्सर हर किसी को, मेरे ऑफिस में भी किसी का नाक खराब है, किसी को खांसी है, किसी को बुखार है, किसी का सर दर्द कर रहा है, ये सारी चीजें हैं, तो कब डॉक्टर के पास जाया जाए और कब और कितना उसको सहन किया जा सकता है, या कोई ऐसी दवाई ले ले या उससे ठीक हो जाए, इसके बारे में बताइए। देखिए ये थोड़ा जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अभी जो फीवर आ रहे हैं वो वायरल फीवर है, साथ में डेंगू है, चिकनगुनिया है, कुछ लोगों को मलेरिया भी है। तो एक पूरा ग्रुप ऑफ डिजीजेज हैं जिसकी वजह से लोग अभी फीवर में आ रहे हैं, और काफी आप देखिएगा हर हॉस्पिटल में बेड्स की इशूज अभी आ रही है। तो मुझे ये लगता है कि आपका अगर 48 आवर्स से ज्यादा बुखार रहता है, आप तब तक में देखिए, हम लोग यही सलाह देते हैं जो भी फोन कॉल्स आते हैं कि आप पैरासीटामोल खाइए और साथ में हाइड्रेशन ठीक रखिए। अब क्वेश्चन ये उठ गया कि पैरासीटामोल की क्वालिटी ही ठीक नहीं है। exactly. तो मुझे लगता है कि आप ब्रांड चेंज करें, अगर दूसरी ब्रांड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स ना खाएं। अगर 48 आवर्स से ज्यादा आपको फीवर होता है तो डॉक्टर से संपर्क करें। अपना एक सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट जिसको बोलते हैं, और प्लेटलेट्स काउंट, क्योंकि देखिए वायरल फीवर में भी प्लेटलेट्स थोड़ा कम होता है, डेंगू में भी कम होता है। तो आपका प्लेटलेट्स जो है अगर 40,000 से कम होता है तब फिर आपको शायद हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़े। तो इन सब सिचुएशंस हैं जहां पे बुखार में, खास करके छोटे बच्चों को बुखार में थोड़े सीजर्स की एक्टिविटी होती है, उसको फेब्राइल सीजर्स बोलते हैं, वो अर्जेंट इंडिकेशन है कि आप डॉक्टर से मिलें, क्योंकि उस समय बच्चे के लिए ये टेम्परेचर डाउन करना बहुत फास्ट हो जरूरी। अक्सर ये जो एंटीबायोटिक्स एजिथ्रोमाइसिन हर कोई खाता है, मैंने भी खाई है अपने बुखार में, तो क्या ये लेना ठीक है? नहीं, मुझे लगता है कि एंटीबायोटिक्स ऐसे नहीं लेना चाहिए आपको जब तक बैक्टीरियल इन्फेक्शन का एविडेंस ना हो। जैसे अगर आपने अपना टोटल काउंट्स कराया, अगर ल्यूकोसाइट काउंट्स बढ़े हुए हैं, या आपको फीवर के साथ साथ जो बलगम आ रहा है वो येलोइश कलर का है, जहां आप मान रहे हैं कि कुछ सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ है वायरल के साथ, तभी आपको एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए। आपने एजिथ्रोमाइसिन बोला, बहुत सारे लोग एमॉक्सिसिलिन क्लोबेनिक एसिड्स का कॉम्बिनेशंस खाते हैं, तो खाना चाहिए, क्योंकि इससे देखिए हमारे देश में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मुख्य वजह है इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। हमें जरा सा गला खराब होता है, हम एजिथ्रोमाइसिन जल्दी से खा लेते हैं, तुरंत में कुछ डोलो 650 तो हर किसी के बैग में होता है। हाँ, डोलो है, पैरासीटामोल के कई प्रिपरेशन है, लोग उसी तरह से। अब देखिए मेफेनामिक एसिड्स का बैन किया गया था कॉम्बिनेशन, वो भी बहुत लोग अभी तक यूज करते हैं। और डॉक्टर साहब वो जो मेफ्टिल है उसके लिए भी, और पिछली बार भी उसके साथ ही कॉम्बिनेशन बैन हुआ था, तो वो भी मुझे लगता है क्योंकि वो पेट दर्द की पेन किलर है, तो उसको भी जल्दी से नहीं लेना चाहिए मेफ्टिल को। मुझे लगता है पेन किलर किसी को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि देखिए एक तो एक्यूट एनाल्जेसिक इफेक्ट भी होता है कि उससे क्या नुकसान हो सकता है। बहुत समय तक आप अगर पेन किलर लेते हैं तो एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी, किडनी पे उसका बहुत गंदा असर पड़ता है, और कई लोगों का देखा है कि यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है ये एनाल्जेसिक की वजह से। कुछ सेफ एनाल्जेसिक हैं जो उसमें कि किडनी डैमेज नहीं होता है, खास करके अगर आपको कोई नेफ्रो इशू है, किडनी का कोई इशू है, या आपका बॉर्डर लाइन भी आपका क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ा रहता है, तो आपको पेन किलर अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारी डिजीजेज हैं जॉइंट से रिलेटेड, जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें जॉइंट्स में पेन होता है, वो बड़ा अनबियरेबल पेन होता है, तो उसको आप डॉक्टर के परामर्श से जो भी वो पेन किलर बोले वो लें। तो डॉक्टर साहब इस खबर के बाद ये तो क्लियर हो गया है, देखिए भरोसा कहीं ना कहीं आम जनता का उठ गया है, और तो और आपने ये भी क्लियर कर दिया कि मेडिसिन हमेशा एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। आप अपने शरीर को उतना वक्त दीजिए कि वो उसको बेहतर कर पाए, लेकिन ये डॉक्टर्स के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, मैं मानती हूँ, क्योंकि अब अगर ये भरोसा इधर से उठा है तो कहीं ना कहीं आपके पास भी सवाल आएंगे कि आप ये ठीक दवा दे रहे हो नहीं दे रहे हो, तो आपके पास भी आई एम श्योर ऐसे ही चैलेंजेस आने वाले हैं अब। जी रमीम जी, मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो सीडीएसको के जो लिस्ट में जो कंपनियां हैं वो भारत की प्रतिष्ठित कंपनियां हैं, जिसपे हम लोगों को फेथ है कि इनके प्रोडक्ट्स ठीक होते हैं और हम लोग फ्रीक्वेंटली प्रेस्क्राइब करते हैं। तो हमारे लिए भी एक चैलेंज है कि ये उनका जैसे कोई ऐसी ड्रग्स नहीं है कि कहीं ऐसी छोटी जगह पे कफ सिरप वाला इशू आया था, तो वो अलग चीज था कि कफ सिरप में कुछ ऐसे थे बच्चों की मौत हुई उज्बेकिस्तान में, वो अलग इशूज था। बट यहाँ पे ये टॉप मोस्ट फार्मा कंपनियां हैं इंडिया की, उनके प्रोडक्ट को
क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज देखा गया है। ये चिंता का विषय है और हमें भी बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी कि कौन सी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करें और कौन सी ना करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आई एम श्योर ये सवाल और बढ़ने वाले हैं, लेकिन अब एटलीस्ट ये क्लियर हो गया है कि हमें क्या करना है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।